ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। नाम है इनका अनुज भट्ट। हाँ, अनुज भट्ट। ये हर बार लिखते थे D9D10 #D9D10 मेरी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाए। सुरक्षित हैं आप? आज आपकी कुंडली मैंने देखी है और निस्संदेह आप लोग भी जरूर लिख दिया करिए। कल के भी कार्यक्रम में आप लोगों के बीच से ही ये कुंडली चुन के आपके सामने उपस्थित होगा शनिवार के दिन में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले अब यहीं से शुरू कर देता हूं, इनका पंचांग पहले बता देता हूं। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1996, दिन गुरुवार 2:25, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से ये कुंडली है। इनका पंचांग कुछ इस तरीके से है, अगर बता दूं मैं तो पौष माह यानी कि उस समय जो पंचांग बन रहा था वो मार्गशीर्ष माह का भी बन रहा था। मार्गशीर्ष और पौष माह, इसके आधार पर व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है, हठी, गुस्सैल और हठ धर्मिता का पालन करने वाला होता है। उसको कई बार इस बात का टैग लग जाता है कि ये अपने मन का करने वाला है, या फिर थोड़ा जिद्दी भी प्रकृति का हो जाता है। सुनता सबकी है पर करेगा खुद की, इस तरीके की प्रवृत्ति होती है। आगे उत्तरायण में जन्म, ये बहुत शुभक और बहुत बढ़िया। जितने भी शुभ ग्रह होंगे कुंडली में वो संपूर्णतया परिणाम देने के लिए उद्वेलित होते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है, इसका मतलब है कि स्वयं परमपिता परमेश्वर जो साक्षात सूर्य बन के आपके सामने रोज दिन उपस्थित होते हैं अपने नियत समय पे, उसका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आगे बढ़ने पे शिशिर ऋतु, शनि से प्रभावित ये ऋतु होती है। इस आधार पर व्यक्ति का काम थोड़ा रुकता है और शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा न्यायप्रिय ज्यादा हो जाता है और प्रैक्टिकल भी कई बार ज्यादा। वो कई बार किसी भी चीज को अपने ही हिसाब से देखना चाहता है, सामने वाले के हिसाब से उसे वो चश्मे ही नहीं मिलते कि वो उसे लगा करके उसे आगे बढ़ सके। कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, चंद्रमा यहां शुभग्रह हो जाएंगे और कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति थोड़ा कठोर बोलेगा, तीखा बोलेगा, न्यायप्रिय बोलेगा और रौबदार बोलेगा। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में कभी भी बाधा नहीं होनी चाहिए। बुधवार का जन्म है तो ये ठीक है। बुधवार के जन्मे लोग कार्यकुशल होते हैं, समझदार होते हैं, भगवत भक्त पारायण होते हैं, एकादशी का व्रत करने वाले होते हैं, नारायण की साक्षात प्रतिमूर्ति उनके चेहरे में झलकती रहती है और व्यक्ति सुंदर होता है, अच्छा होता है। बुधवार को जन्मा है तो व्यक्ति चतुर, चपल, चंचल, चालाक तो होता ही है, साथ ही साथ वो भोगी भी हो जाता है और उसको मैथुन करने की आदत हो जाती है चीजों से। मतलब भौतिकीय सुख सुविधाओं में व्यक्ति जो है वो लिप्त रहना चाहता है, तुरंत ही किसी चीज को समझने की उसके पास तीव्र उत्कंठा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, गुरु का सम्मान करने वाला, आदरणीय भी हो जाता है समाज में। आगे बढ़ता हूं, पुनर्वसु नक्षत्र, ये बहुत बढ़िया, ये तो सबसे अच्छी बात है। व्यक्ति पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा है, अगर खुद का काम करे कोई भी तो बहुत बढ़िया रहे। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा है तो गुरु से प्रभावित है, लंबे कद का भी होता है, डिलडॉल होता है और बेहतर दिव्य तीखी मुस्कान होती है। होठ बड़े सुंदर, कपोल खिले हुए और नेत्र उभरे हुए, छोटे छोटे नेत्र होते हैं जिसमें भविष्य को ताकने की और झांकने की क्षमता भी होती है। आगे बढ़ता हूं, ब्रह्म योग, ये बहुत बढ़िया। ये पंचांग बड़ा अच्छा बन रहा है क्योंकि चंद्रमा भी शुभग्रह बने, उत्तरायण में जन्म हुआ, बुधवार का जन्म, पुनर्वसु नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का चंद्रमा बहुत बढ़िया, वो रेगुलर पैसे देने वाला और ऊपर से ये ब्रह्म योग, ये तो और भी बड़ी बात है। व्यक्ति साक्षात बड़ा अच्छा हो जाता है, ये बढ़िया है। इसकी मैं तारीफ नहीं करूं तो बढ़िया, क्या, क्योंकि व्यक्ति का जो प्रभाव है वो ब्रह्म के सदृश हो जाए तो वो साक्षात जो योग होते हैं वो अपने नाम के हिसाब से ही अपना परिणाम दिखाते देखे जाते हैं। शूद्र वर्ण और देवगण के होंगे ये, इस आधार पर व्यक्ति मेहनती खूब होता है और सब कुछ खाने वाला, सर्वभोगी होता है। उसके पास भौतिकी संसाधन को इकट्ठा करने का कई बार प्रभाव भी दिखता है और वो चीजें प्राप्त करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और दूसरों से तालमेल बिठा करके भले करे ना करे पर दूसरों से आगे निकलने की तीव्र होड़ भी उसके पास होती है। वो महत्वाकांक्षी और महत्वाकांक्षा से युक्त होता है। उसके प्रभावों में कभी भी कमजोरी नहीं देखी जाती है। उसके प्रभाव और उसके वाक चातुर्य से लोग प्रभावित होते हैं। 50 से 100 लोगों की भीड़ में भी वो कम से कम अपनी एक अलग अमिट छाप बना ही लेता है। उसके गुरुजन उससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा है। उसके प्रभावों में हमेशा ही विकास की स्थिति देखी जाती है क्योंकि बुधवार को जन्मा है। उसका काम थोड़ा लेट लतीफी का शिकार हो सकता है क्योंकि शनिवार को, शनि की ऋतु
शिशिर ऋतु में जन्मा है। अब आइए, अब यहाँ पे रोकता हूँ और आगे इनकी कुंडली का पंचांग तो बता दिया, अब अगला कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। आइए, अब आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के बारे में बता देता हूं, पर सबसे पहले चर्चा इनकी कुंडली में करूंगा कि ग्रह बैठे कहां हैं। लग्न कुंडली यहाँ ये रही, ये रहा नवमांश। तो इस आधार पर तो कि तुला लग्न की कुंडली बने तो तुला लग्न ये शुक्र से प्रभावित लग्न, वास्तव में ये लग्न कहाँ का है, ये राशि कहाँ की है, यहाँ की, मतलब बैलेंस करने वाली राशि यहाँ बनी है। पर व्यक्ति बैलेंस करने के लिए जाना तो जाता है पर कई बार करता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गौर करिए तो राहु और मंगल का प्रभाव 12वें है। राहु मंगल का प्रभाव 12वें, उस मंगल की चौथी दृष्टि यहां पराक्रम पे। तो व्यक्ति की कुंडली में जो मंगल और राहु का प्रभाव है वो गौर से समझिए तो उस राहु की 5वीं दृष्टि यहां और उस मंगल का प्रभाव यहां पे। पराक्रम बड़ी तीव्र है और सुस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, व्यक्ति के पैसे अटक जाते हैं और गलत निर्णय प्रायः वो भी लेता रहता है। लग्न तुला का बना और केंद्र बिल्कुल खाली, और गौर से समझिए तो इनकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि के बन रहे हैं, यानी कि लग्न बन रहा है शुक्र का और राशि बन रही है बुध का, और ये बन रही है बुध से प्रभावित, यानी कि शुक्र और बुध। अब इन दोनों की भूमिका कैसी है कुंडली में, ध्यान से समझना, कहीं जाना मत और ये ना सोचना कि कार्यक्रम बड़ा लंबा होगा आज वाला। बड़ा हो ना हो पर पुख्ता जरूर होगा। कैसे? शुक्र यहां बैठे वृश्चिक राशि के, और ये कहां की राशि है, मूलतया रोग की राशि। तो शुक्र बैठ गए वृश्चिक राशि में जो रोग की राशि है। अब हो सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में कई बार कमर के नीचे के रोग होने की संभावना बढ़ जाए, लेकिन ये कई बार सही भी नहीं होगा। इसको मैं इस आधार पर नहीं कह सकता कि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठ गए और द्वितीय भाव में बैठ गए तो वो रोग दे देंगे, ऐसा नहीं है। वहां से संपत्ति का लाभ होगा, वहां से व्यक्ति की कुंडली में वाणी उसकी अच्छी होगी, वो धन का मालिक होगा और व्यक्ति पदस्थ होता है। व्यक्ति पद पे जाने वाला या पद की इच्छा रखने वाला होता है, मोक्ष की प्राप्ति करने की चाह रखता है। उसके दिमाग में कई बार ये बात आती है, परमात्मा इस दुनिया में बड़े कष्ट हैं, इससे निकाल दो। क्योंकि मेरी खुद की भी कुंडली में शुक्र यहां बैठे, मैं भी यही चाहता हूं, बड़ा कष्ट है, हे भगवान उठा लो, हाँ अब ना भेजना दोबारा। ये बात और इस बात की इच्छा यहां पे जागृत होती है। अगर मैं इनकी कुंडली में सभी ग्रहों को देखता हूं तो जरा गौर से समझिएगा। तो इनकी कुंडली में ध्यान से समझते हैं, जो स्थिति मैं यहां देख रहा हूं वही स्थिति यहां भी है, पर कई बार आदत यहां की नहीं है, यहां की है, इस वजह से यहां पे बार बार ध्यान मेरा चला जाता है। मंगल 12वें बैठे हैं, वो राहु के साथ है और उस पर शनि की दृष्टि है, मतलब व्यक्ति मंगलिक भी है। धन की स्थिति बड़ी अच्छी है, उसमें कोई समस्या नहीं है, पैतृक संपत्ति का योग भी है और व्यक्ति के वाणी का प्रभाव और व्यक्ति के सुंदर होने का यहां से प्रभाव दिखता है और प्रमाण भी है, क्योंकि द्वितीय भाव चेहरे का भाव होता है और यहां से खानदान का भाव है। यहां पे मंगल की राशि बनती है, धन भाव का अधिपति 12वें है। व्यक्ति इमोशनल होकर के कई बार दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वस्व नुकसान कर देता है, और मंगल की दशा में कई बार व्यक्ति धन कमाने के साथ साथ समस्त धनों का नुकसान भी करवा देता है। मतलब एक बार बिल्कुल व्यक्ति टॉप पे जाए और फिर एक बार नीचे आ जाए। दूसरी बात, जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र और उसके बाद राहु केतु को देखिए, केतु यहां मीन राशि के और राहु वहां। तो मंगल, शुक्र, राहु और केतु, ये जितने भी ग्रह बन रहे हैं, जैसे सूर्य, बुध और गुरु पुरुष राशि में बैठे हैं, शुक्र वृश्चिक राशि स्त्री की राशि, मंगल बुध की राशि, मंगल बुध की राशि में कन्या राशि स्त्री की राशि। तो ये जो, और राहु केतु, तो केतु भी मीन राशि में, ये स्त्री की राशि हो जाती है। अब जरा एक बात ध्यान से समझिए, तो मंगल पुरुष तत्व का ग्रह होता है, अग्नि तत्व का, उसके अंदर पुरुषोचित गुण होते हैं और वो स्त्री की राशि में बैठा है। इसका मतलब व्यक्ति के पराक्रम को वो जहां देर से परिणाम देने में दिखाएगा ही, साथ ही साथ व्यक्ति के पराक्रम को कई बार क्षुब्ध भी करेगा और उसमें कहीं ना कहीं जा करके ऐसी बात भी देखने को मिलती है कि जितना प्रभाव दिखना चाहिए उस पराक्रम के किए जाने का, जितना प्रभाव मिलना चाहिए परिणाम के रूप में, वो नहीं मिलता है, क्योंकि उस पर मंद ग्रह शनि की दृष्टि है। हालांकि जन्म कुंडली तुला लग्न की है तो शनि योग कारक हो जाते हैं, ये दोनों पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के अपने राशि से बिल्कुल निकट बैठे हैं, पर उस पे पंचमेश पे राहु के प्रभाव और मंगल के प्रभाव होने के कारण, जो कि इस कुंडली में मारकेश हो जाते हैं। मारक होता है ना मंगल, यहां सप्तम और
द्वितीय के अधिपति हो गए, तो सप्तम और द्वितीय के अधिपति होकर के 12वें गए और वहां से शनि को देख लिए। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार पढ़ाई में बाधा भी उपस्थित हो जाए, या कई बार व्यक्ति जो करना चाहे वो ना हो, या कई बार उसमें जो है वो प्रभाव कमजोर हो जाए, करे कुछ और मिले कुछ और, ये स्थिति भी होगी। प्रेम तो रहता है पर उसमें अग्नि भी जलती रहती है, उसका प्रभाव भी कभी कभी कमजोर सा हो जाता है। जितना मिलना चाहिए, जितनी अपेक्षा करता है व्यक्ति, उतना उसका संसार नहीं मिल पाता है। सूर्य, बुध और गुरु एक साथ पराक्रम भाव में बैठे हैं। यह धनु राशि है, यहां का अधिपति पराक्रमेश यहीं बैठा, और पराक्रम का कारक ऊपर से मंगल देखता है। व्यक्ति जितना तीव्र पराक्रम करेगा, ये कभी भी ये नहीं कह सकता जा तक कि मैंने जितना मेहनत किया मुझे उतना मिला नहीं। हो सकता है वो परिणाम थोड़े देर से मिले, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति अपने पराक्रम का संपूर्ण हिस्सा अपने बल पे ले लेगा, क्योंकि मंगल भी उसकी चौथी दृष्टि से यहां देख रहे हैं। मित्र की राशि है, यहां बैठे हैं, सूर्य भी यहीं बैठे हैं। गुरु, सूर्य और बुध जब एक साथ बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, और उसके साथ इतना बेहतरीन तालमेल बैठता है कि बड़ा अच्छा चल जाता है। मतलब दाम्पत्य का सुख जो तकिया भाव है। यहां चंद्रमा बैठे तो अगर 3 राशियों का प्रभाव यहां पड़ा ना जी, तो रोगेश जन्म कुंडली में, गौर से समझना, रोग के अधिपति स्वग्रही होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं। अब गुरु और चंद्रमा के दृष्टि का संयोग बना तो यह व्यक्ति को पदासीन बनाए, स्वच्छ और शुद्ध मानसिकता का बना दे, समाज में अच्छे पद पे जाने वाला बना दे, प्रतिष्ठा से युक्त बना दे, कार्यकुशल बना दे, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला बना दे। व्यक्ति धार्मिक और सदाचार की भावना से युक्त होता है। मिथुन राशि भाग्य भाव में बन रही है, व्यक्ति नारायण का भक्त हो जाएगा। और राशि का अधिपति कहां है? तो जन्म कुंडली में गौर से देखिए, वो उसे देख रहा है। गुरु और बुध एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बना ही देंगे, और गुरु और सूर्य एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को नैतिक धर्मों का पालन करने वाला बना देंगे। तो हर्ज क्या है और आश्चर्य कैसा? हाँ बिल्कुल। तो ये बात समझिए कि ग्रह बैठे कैसे हैं। तो केंद्र खाली है, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति को कभी कभी इसका एहसास होगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और कभी कभी उसका मन इसी चीज को लेकर के व्यथित और चिंतित भी होगा। मिथुन राशि का अधिपति उसे देख रहा है। राशि का अधिपति अगर राशि को देख ले तो राशि को बल मिल जाता है। इस कुंडली में बाकी के जितने ग्रहों की अगर चर्चा करते हैं तो सूर्य, बुध, गुरु पुरुष राशि में ये बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जन्म कुंडली में शनि मीन राशि में। अब यहां पे ये जो कमजोरी है, ये अब यहां पे राहु केतु में भी शनि भी जो है वो स्त्री कारक राशि में ही बैठे हैं। तो अब होगा क्या कि व्यक्ति के पेट में कई बार बात पचे ही नहीं। हाँ, वो भुला नहीं पाता है कई बार, और वो लगातार उसके दिमाग में चीजें रिमाइंड होती रहती हैं, दुश्मनों के लिए और रोग व्याधि के लिए, ये दोनों के लिए। तो दुश्मनों से ये बचाने का काम करे जहां, वहीं रोग में फंसाने का काम करे। आलस्य दे दे, मीन राशि है, व्यय को कराने की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति के कमर के नीचे के हिस्से प्रायः दर्द से और खिंचाव से युक्त रहते हैं, ऐसी बात भी बनती है। और उसके बाद जरा गौर करिए तो बाकी की बात अगर हम शुरू करते हैं तो यहीं पे अब मैं इनको नौमांस में लेके आता हूं। नौमांस कुंडली में लग्न में ही गुरु और शुक्र जैसे 2 अनुभवी प्लैनेट बैठे हैं, और गुरु के बाद शुक्र जो होते हैं वो जन्म कुंडली के रोगेश होते हैं। गौर करिए, यहां रोग का अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में तृतीय स्थान में बैठा था। त्रिक भाव का अधिपति त्रिक में बैठा। व्यक्ति के प्रभाव में इतनी क्षमता रहेगी कि वो किसी को भी प्रभावित कर ले। अपने विद्वत जन होने का वो प्रमाण कभी भी किसी को दे सकता है। उसके पास धर्म का ज्ञान हो, उसके पास उसकी वाणी इतनी प्रखर हो, क्योंकि गुरु के साथ बुध का असर है, तो व्यक्ति को क्लैश चाहे जिससे भी हो जाए वो कभी भी तर्क से हारेगा नहीं, कभी भी किसी से हारेगा नहीं। क्योंकि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव बली हो रहा है, वहां पे 3 अच्छे ग्रह बैठे हैं। त्रिक का अधिपति बैठा है, कहीं दूसरे जगह नहीं बैठा है। अगर यहाँ के अधिपति कहीं दूसरे जगह बैठ करके होते तो शायद उस भाव को कमजोर करते या परेशान करते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति इन्हीं भावों में बैठे हों तो बड़ा संतुलित हो जाता है मन और कुंडली भी। अलग बात है उसकी दृष्टि कमजोर हो, पर वो कम से कम 4 भावों को तो प्रभावित नहीं करेंगे ना। 3 दृष्टि खराब करेंगे और उसके बाद जो है वो भाव भी खराब करेंगे जहां बैठेंगे। लेकिन यहां पे ये खराब नहीं होगा, ये अच्छी बात है। जो व्यक्ति को ज्ञान के बल पे और अनुभव इतना बढ़िया हो जाए कि व्यक्ति कभी भी अपने दुश्मनों को अपने पास में बांध ही लेता है, तो ये एक अच्छी बात है। जन्म कुंडली में गुरु स्वग्रही, सूर्य मित्र की राशि में, बुध गुरु की राशि में होने के कारण व्यक्ति को धर्मज्ञ और धर्म परायण बनाएंगे, और व्यक्ति के पराक्रम का संपूर्ण बल व्यक्ति को मिलता रहता है। ग्रह की डिग्री के हिसाब से अगर मैं चर्चा करता हूं तो एक बार आपकी कुंडली में अगर मैं देख लूं तो सूर्य जो हैं वो बैठे हैं 10 डिग्री 32 कला, मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। कंफ्यूजन में ना रहना और अपने आत्मविश्वास को लेकर के इस तरीके का काम करो कि
जब भी केतु की दशा चले तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, जब दारोमदार बढ़े, तो सूर्य के आत्मविश्वास के रूप में आपको उसका बल मिल जाए। पराक्रम भाव के सूर्य बड़े बलिष्ठ हो जाते हैं और व्यक्ति को कहीं ना कहीं से वो बल मिल ही जाता है, वो धर्म के लिए आगे हो, चतुराई से युक्त होता है, चतुर होता है। चंचल चालाक सूर्य और बुध बनाएंगे। और धनु राशि में बैठे हैं तो नैतिक तत्वों का पालन कराने वाला, वो धर्म की राशि है। गुरु साथ में बैठ गया है तो 3 अच्छे ग्रह, अब 2 प्रकार के ग्रह जो नैतिक तत्वों के लिए जरूरी होते हैं, सूर्य और गुरु, उसके साथ बुध बैठ जाए तो वो भी उसी के तरीके का हो जाए। और धर्म का अधिपति होकर के धर्म में, पराक्रम का अधिपति होकर के पराक्रम में, और जन्म कुंडली में शुक्र तो धन भाव में बैठे हैं तो धनवान तो बना ही देंगे, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो सूर्य 10 डिग्री 32 कला, चंद्रमा जो है वो 21 डिग्री 56 कला के, पुनर्वसु नक्षत्र मैंने बात करी थी, ये बेहतर है। और ये सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति दोनों ही उसे देख रहे हैं। चंद्रमा के पास अतिरिक्त बल मिला। कैसे? क्योंकि सोचो जरा कि मन भटकने को तैयार था और आतुर भी था, पर शनि की दृष्टि तो नहीं है, पर यह शनि से केंद्र में है। केतु और राहु से केंद्र में होने के कारण चंद्रमा पे एक अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा उसके मन के भटकने का, लेकिन उसको कंट्रोल और उसको बल कहां से मिलेगा? क्योंकि भाई रे, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उसे देख रहा है, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं स्वग्रही होकर के सूर्य जैसे पराक्रमी और तेज किरण से युक्त ग्रह के साथ बैठा है। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ मिलेगा व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद, व्यक्ति दानी हो जाए। चंद्रमा की दशा और बुध की दशा आ जाए, गुरु की दशा आ जाए तो व्यक्ति पुत्र उत्पन्न कर ले, गाड़ी खरीद ले, भवन का संयोग इकट्ठा कर ले, कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, कोई धन बेच दे तो लाभ हो जाए। क्लियर है? मंगल की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा करता हूं विश्लेषण, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से अगर समझेंगे बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पर ध्यान जरा इधर उधर मत भटकाना, मुझे ही देखना बस। मंगल की बात करते हैं, 3 डिग्री 15 कला, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब जरा गौर करिए, तो मंगल पहले ही तो बाहर गए हैं, तो मंगल 12 में गए तो क्या होगा? और किस राशि में? कन्या राशि में। व्यक्ति शत्रुओं से जीतने वाला हो जाएगा, क्योंकि कन्या राशि कहां की राशि है? यहां की। और वस्तुतः वो मंगल है कहां के अधिपति? तो जन्म कुंडली में बनते हैं सप्तम के अधिपति और धन के अधिपति। तो इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर हो रही है, क्योंकि लग्न तो खाली, चतुर्थ खाली, सप्तम खाली और दशम भी खाली। तो केंद्र के खाली हो जाने से कई प्रकार के परिणाम शून्य भी हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो व्यक्ति को ये केंद्र अगर खाली हो जाए तो बड़ी भटका देता है। कई बार मेहनत खूब करे पर मिले नहीं, मेहनत खूब करे पर मिले नहीं, और कोई भी काम बिगड़ बिगड़ के होता रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल पे शनि जैसे मंद ग्रह की दृष्टि है, जो उसका परम शत्रु होता है। और मंगल जो बैठे भी हैं वो रश वाले भाव में बैठे हैं, वो ऑब्स्टेकल का भाव है, वो परेशानियों का भाव है। एक तो वो 6 नंबर की राशि में बैठ गए, और नौमांस कुंडली में मंगल को देखिए, ये 10 नंबर की उच्च की राशि में हो गई, यानी कि मंगल की स्थिति यहां लग्न कुंडली में कमजोर थी पर नौमांस कुंडली में बड़ी अच्छी और व्यवस्थित बन रही है। पर फिर भी व्यक्ति के धन को दूसरों के कारण अपने धन का नाश करता देखा जा रहा है। इमोशनल होकर धन खर्च ना करना और अपने पराक्रम पे कभी भी परिणाम ये न लगाना या कभी भी ये अंदेशा न करना कि मुझे मेरे पराक्रम का बल नहीं मिलता। आप जितना करोगे आपको उतना मिलेगा। दूसरी बात है, ये मंगल 12 में पराक्रम का व्यय कराएंगे, और व्यक्ति जितना मेहनत ना करना हो कई बार उसमें उतना ही लगा रहता है। जो काम मशीनों से हो जाए उसमें भी हाथ लगा देता है, तो ये काम भी होता है। मंगल की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो यहां वो जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। और उसके बाद बुध की अगर चर्चा करता हूं तो 25 डिग्री पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये बढ़िया। बुध पूर्वाषाढ़ा के, मूल नक्षत्र के सूर्य, और गुरु उत्तराषाढ़ा के। अब जरा ध्यान से समझना 2-3 चीज और अगर मैं देख रहा हूं इसमें, तो लग्न स्वाति नक्षत्र का बन रहा है। व्यक्ति के पास बहुमुखी होने का कोई अभाव नहीं है, बहुमुखी होने का कोई भी अभाव नहीं है, क्योंकि लग्न स्वाति का बन जाए तो व्यक्ति सबसे पहले तो सुंदर हो जाता है, चमकदार चेहरे का होता है, और वो प्राय स्टेज पे खड़ा हो तो उसके पास ऐसी कौन सी विधा है जो नहीं है, वो सब कुछ जानता है। उसके पास कौन से क्षेत्र का अनुभव है जो उसको अनुभव गम्य न बनाते हो। बस वो कंफ्यूजन में इस बात को लेकर के है कि अपना पराक्रम कहां लगाए। ये हैं 1996 के और हैं बड़े व्यवस्थित, क्योंकि लगातार इन्होंने लिखा है। कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, पर इनकी स्थिति मैंने इसीलिए कुंडली शामिल की है। कुछ और लोग हैं जिनकी कुंडली आने वाले दिनों में बहुत जरूरी है, जिनका विश्लेषण होना आवश्यक है। बिल्कुल बने रहिएगा, जिसने लिखा है उसकी कुंडली जरूर देखूंगा, और पक्का आपका तो अधिकार बनता है मेरे पे, आप तो पूछ सकते हो। ये बात यहां तक रही।
मंगल के बाद अगर बुध की चर्चा करता हूं, बुध बढ़िया बैठे। एक बात और है, बुध वक्री हैं पर वो 25 डिग्री के हैं, इस वजह से वो संपूर्ण फल पराक्रम भाव का ही करेंगे। उनके प्रभाव में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मतलब वो ग्रह जहां आप बैठा देख रहे हो वो वहीं पे बैठेगा। चलित कुंडली में अगर बदल भी रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संपूर्ण परिणाम आपका यहीं का मिलेगा। और बुध को पराक्रम भाव में बैठने का कई बार वो कमजोर भी होता है, लेकिन यहां वो नहीं हो। चतुर्थ भाव में बुध कई बार परिणाम शून्य हो जाते हैं, पर वो तृतीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के पास जीवटता से व्यक्ति को मेहनत करने वाला बना देंगे, क्योंकि भुजाओं की राशि है, वो उसकी अपनी राशि है, भुजाओं की राशि है ना। वस्तुतः यहां बैठे वो 9 नंबर की हैं, लेकिन उनको बैठना तो यहीं थे, या तो बुध यहां बैठे या तो यहां बैठे, 6 नंबर में या 3 नंबर में, तो 3 नंबर में बैठे हैं, 3 नंबर का भाव उनका है। विषम संख्या की राशि में अगर एक शुभ ग्रह बैठा है तो थोड़े बहुत परिणाम शून्य होने के बावजूद वो अपना कुछ ना कुछ परिणाम दे ही जाएगा। वक्री है, इस वजह से थोड़ा बहुत अव्यवस्थित भी होगा, लेकिन 25 डिग्री का है, इस वजह से अच्छा परिणाम देगा। वो व्यक्ति के पराक्रम का बल बढ़ाएगा, व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा में रखने वाला होगा, उसको कभी भी निंदनीय और गलत कृत्य करने में नहीं देखा जाएगा। और साथ ही साथ व्यक्ति चाहे कितना भी गलत काम कर दे, समाज उस पर कभी भी आक्षेप नहीं लगा सकता है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। बुध की चर्चा कर चुका, गुरु की चर्चा कर रहा हूं। गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र होता है। यहां पे किसी भी ग्रह में मैं नक्षत्र का परिवर्तन नहीं देख रहा हूं। शनि उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में, गुरु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के साथ। तो ये व्यक्ति को ऐसे तो एक बात और है कि सूर्य और गुरु जब एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति को कई तरीके से उसको टेक्निकल क्षेत्र में जाने का द्वार खोल देते हैं, संचार के क्षेत्र में जाने का द्वार खोल देते हैं। व्यक्ति कंप्यूटर से, एजुकेशन से, और उसके बाद शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम, शिक्षा बांटने का काम, और टेक्निकली जो जिसको मैं बोल सकता हूं तकनीक के क्षेत्र में, टेक्निकल से ज्यादा बढ़िया तकनीक बोलो, तो तकनीकी विज्ञान में व्यक्ति जा सकता है, या किसी भी क्षेत्र का शिक्षक बन जाए तो ये बड़ा बढ़िया रहे। डॉक्टर भी बन सकता है, तुला का है। और जन्म कुंडली में एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ पापक। लग्न के अधिपति को जरा देखिए, लग्न के अधिपति पे केतु का प्रभाव है, तो शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव व्यक्ति को कई बार किसी भी चीज का मोह नहीं रहे। अब यहां पे वो त्यागी हो जाता है, और त्याग की क्षमता और त्याग का भाव उसके अंदर रहता है। वो किसी भी लोभ और लालच से मुक्त अपने आप को रखना चाहता है। ऐसा सिर्फ कब होगा? जब शुक्र में केतु चलेंगे, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब उसके बाद जन्म कुंडली में और भी बातें अगर मैं कर दूं तो तत्वतः अगर षडबल की बात करता हूं तो षडबल में सूर्य थोड़े कमजोर हो रहे हैं सबसे ज्यादा, और गुरु, यही दोनों कमजोर भी हो रहे हैं। पर षडबल में सर्वाधिक बलवान ग्रह मंगल और शुक्र, साथ ही साथ तीसरे नंबर पे चंद्रमा। नवमांश कुंडली की अगर बात करते हैं तो नवमांश कुंडली में ये बहुत बढ़िया बना। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि यहां भी चंद्रमा पे। ये बहुत अद्भुत बात है और विशेषज्ञता का प्रमाण देती है। जन्म कुंडली में यहां भी त्रिकोण खाली, यहां त्रिकोण में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये अच्छी बात है। यानी कि नवम भाव बहुत बढ़िया बन रहा है, क्योंकि वहां का अधिपति और वहां का ग्रह जो है वो गुरु जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं। हालांकि वो रोगेश देख रहा है, इस वजह से व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के माता को और व्यक्ति के प्रभाव को कई बार कमजोर भी करेगा। कई बार कैरियर को जो है वो अनइस्टेब्लिशमेंट मिलती है, जहां पे व्यक्ति कई बार उसको लेकर के प्रायः उधेड़ बुन में रहता है। आपने लिखा नहीं, आपने सवाल क्या सब वहां पे लिख देना चाहिए था कि D9 D10 करते हो, चलो ठीक है, वहां पे कुछ लिख देते कि क्या पूछना चाहते थे। एक सवाल अगर लिख देते तो मुझे और गति मिल जाती। तो ये बात है। तो दरअसल यहां का अधिपति उसे देख रहा है, उसका भाग्य ठीक है। उच्च शिक्षा का अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र स्वयं उसे देख रहा है। लेक्चरर प्रोफेसर भी बनना चाहते हो, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, शुक्र है। रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हो, अष्टम भाव पे शुक्र का अधिकार वैसे भी सर्वस्व होता है, वो कमर से नीचे का हिस्सा होता है ना, शुक्र उस पर बल दे देते हैं। तो अगर ऐसे क्षेत्र में कि व्यक्ति जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनना चाहता है, या किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना चाहता है, तो लड़ करके ले ले, आराम से मिल जाएगी बात। उसके बाद अब आगे और थोड़ी सी चर्चा इनकी कुंडली में गंभीरता से कर दूं तो नवांश कुंडली में ग्रहों के नक्षत्र की अगर चर्चा करता हूं तो शनि उत्तरा फाल्गुनी में, नवमांश में, यहां दशम स्थान में, और उच्चाभिलाषी हो रहे हैं केतु के साथ। यहां भी शनि केतु के साथ थे, यहां भी शनि केतु के साथ है, पर यहां वो छठे भाव में बैठे थे। नवमांश कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं कन्या राशि में, और धनु लग्न की कुंडली नवमांश कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति लग्न में, बुध 12 में और मंगल इधर उच्च के। तो धन की स्थिति बहुत बढ़िया। पत्नी थोड़ी कठोर मिल सकती हैं और वो परम विदुषी मिलेगी। गुरु और शुक्र है, वो निर्णय सुनाने वाली होगी, और दरअसल कई बार आपको अपने प्रभाव में रखने वाली भी होगी।
उसकी माननी ही पड़ेगी और उसकी चलनी ही चाहिए, वो चलेगी और अपने हिसाब से। दूसरी बात, जन्म कुंडली में शनि केतु का प्रभाव है, विवाह विलंब से होने का खतरा भी पैदा होता है, क्योंकि पंचम भाव में शनि की नीच राशि बन रही है। अब जरा गौर करिए तो सूर्य की उच्च राशि कहां बनी? जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। उस भाव से वो कहां बैठा? जन्म कुंडली में जहां सूर्य की राशि बन रही है वहां से सूर्य पंचमस्थ होकर के बैठे हैं और उसी भाव पे गुरु की दृष्टि है, यानी कि यह भाव बलवान है, तो दाम्पत्य और प्रत्येक दिन का आय बेहतर रहे। इस भाव का जो अधिपति है वो मंगल जन्म कुंडली में 7वें गया, प्रेम विवाह का योग भी कराता है, राहु के साथ है, और जन्म कुंडली में यहां पे गुरु की दृष्टि भी है, तो दाम्पत्य अच्छा भी रहे। लेकिन चूंकि जन्म कुंडली के नवमांश चार्ट में मंगल उच्च के हो रहे हैं, राहु के साथ मंगल का प्रभाव में जाना, शनि से दृष्ट होना, जन्म कुंडली में वृश्चिक के शुक्र होने के कारण व्यक्ति को कुंडली मिलाकर के कर लेना चाहिए। हालांकि विवाह और दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, क्योंकि गुरु नवमांश कुंडली में सुख भाव से केंद्र में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। जन्म कुंडली में रोगेश लग्न में बैठे हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर सा हो सकता है, वो कई बार दर्द से परेशान रहे, या कई बार जो मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति बने, और दूसरी बात वो कई बार कमर के निचले हिस्से को मैं आपकी भी कुंडली में कमजोर देख रहा हूं, इनकी भी कुंडली में कमजोर देख रहा हूं। यह नवमांश कुंडली है जहां से हम विवाह के बाद की स्थिति को समझते हैं, पर उसको भी देख लेना इसलिए आवश्यक होता है कि लग्न कुंडली के बाद वो ग्रह नवमांश में कैसा प्लेसमेंट प्राप्त कर रहा है। ये बात यहां तक क्लियर है। गुरु केंद्र में है तो घबराने की कोई बात विशेष नहीं है। संतान वगैरह की बात अगर देखता हूं तो उसके निकट हैं, राहु केतु के असर में हैं, पर गुरु बहुत बढ़िया बैठे हैं, पर त्रिक भाव के वो रोगेश होते हैं, इस वजह से कुंडली मिला लेना चाहिए, नहीं तो संतान उत्पत्ति में कई बार कमजोरी भी बनती है। इनकी कुंडली में बाकी जितने भी ग्रह अगर बैठे हैं, तुला का लग्न बना और ये शुक्र से प्रभावित है, व्यक्ति जोरदार है। जोरदार का मतलब अपने प्रभावों से युक्त रहने वाला, किसी की न सुनने वाला, जिद्दी, और कई बार कुछ भी नहीं करेगा पर फिर भी राजा की तरह रहता है, कुछ भी नहीं कर रहा है पर फिर भी राजा की तरह है, उसकी चलती रहती है, और लोग उसे कई बार कन्नी भी काटना चाहते हैं पर फिर भी वो जहर की तरह उसको पकड़ करके उसको ग्रसित करता है। हाँ, तुला है ना, और वायु तत्व का है, तीखा है, उसका प्रभाव जो है वो बहुत प्रभावित करता है, और आप उसको जानोगे। तुला लग्न वालों की सबसे गंभीर बात कि आप उसको जान रहे हो कि वो गलत कर रहा है, पर फिर भी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसके सामने जाकर के ये बात बोल दो। हाँ, ये अनुभव है और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। वो इतना प्रखर है उसका प्रभाव, क्योंकि जरा गौर को देखिए, गौर से समझिएगा, चंद्रमा पे किसकी दृष्टि है? गुरु और सूर्य और बुध। इसका असर अगर हो जाए तो व्यक्ति को विष बना देगा। अमृत इतना है कि विष का कोई प्रभाव ही ना रहे, विष इतना है कि अमृत की चले ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि उस मन के ऊपर और जो राशि का अधिपति है उसके ऊपर साक्षात एक ऐसा ग्रह उसके साथ बैठा है जिसकी सब सुनते हैं, वो गुरु है, और जिसके तेज से सभी लोग प्रभावित होते हैं, जिसकी रोशनी से वो सूर्य खुद बैठा है। ऊपर से मंगल भी देख लिए, मंगल से चंद्रमा चौथे 10वें के संबंध में है ना जी, चंद्रमा से 1 2 3 4, तो ये व्यक्ति के पास भवन का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, परिजनों का सुख, चौपाया जानवरों का सुख, दूधारू पशुओं का सुख, घर में चांदी और सोने के आभूषणों का सुख, ये सब मिलता है। आने से पहले ही व्यक्ति छत्र चमर का इंतजाम कर लेता है। ये ग्रंथ की बात है, क्लियर है। पृथ्वी तत्व की अधिकता है जातक में ज्यादा, इस वजह से इनका काम थोड़ा लेट लतीफी से भी होगा, क्योंकि लग्न के ऊपर जन्म कुंडली में वहां से पंचमस्थ शनि होकर के बैठे हैं और धन भाव के कारक स्वग्रही होकर के बैठे हैं। धन का अधिपति व्यय में गया है और वो धन भाव के अधिपति पे मंगल की जो होते हैं, मंगल उस पे शनि की दृष्टि है, जो कि प्रायः सुख और पंचम के अधिपति हैं। व्यक्ति के पास यश रहे, प्रभावित करने की क्षमता है और व्यक्ति बेहतरीन है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा और भी बेहतर बनाया जा सकता है खुद को स्वभाव और व्यवहार के मामले में। आगे इनकी कुंडली में अगर मैं रत्न की चर्चा करता हूं तो अभी इनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है और पंचमेश और चतुर्थेश होते भी हैं, जन्म कुंडली में सप्तमेश के द्वारा देखे जा रहे हैं, पर मैं अभी इनको लोहे के छल्ले के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। और तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर कुछ पहनना चाहते हैं तो एक भाग्येश का रत्न, बुद्ध का रत्न पन्ना या पेरिडोर भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो उसकी दशा आने वाली है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं 2029 में, लेकिन अभी भी आप अगर चाहो तो एक पन्ना पहन सकते हो और एक लोहे का छल्ला, नाव के लोहे का छल्ला भी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, और एक पुण्य रत्न जो आपके लिए भाग्येश का रत्न होगा, जो कि उसको बल दे रहा है, वो ठीक रहेगा। अब एक बात आपकी कुंडली में अगर कैरियर के हिसाब से देखता हूं तो कैरियर भाव के अधिपति चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में पढ़ाने का काम, शिक्षा देने का काम, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का काम, किसी भी टेक्निकल क्षेत्रों में जाकर के कोई काम कर लेने का काम, ये सब काम आपकी कुंडली में बनता है। कुछ अपना भी करना होगा तो कर लेना,
ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के अधिपति चंद्रमा गुरु से देखे जा रहे हैं। तो व्यक्ति कई बार जब तक वो अपना खुद का काम ना करे तब तक उसको संतुष्टि भी नहीं मिलती है, और वो दूसरों के पासे में बंधना भी नहीं चाहता है। तो व्यवसाय अगर करना चाहते हो तो खुद भी आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वस्तुतः दशमांश कुंडली में लग्न में ही शुक्र बैठे हैं और धनु राशि बन रही है। D10 चार्ट में यहां 9 नंबर ही लिख रहा है। D10 चार्ट में दशमांश कुंडली में भी यहां 9 नंबर ही लिख रहा है, लग्न में ही शुक्र बैठे हैं और ऊपर से मंगल की दृष्टि है। कपड़ों का कारोबार, स्टोन खरीद और बिक्री करने का काम, बिल्डिंग सजाने का कारोबार, जिससे घर सजाया जाता है उसका कारोबार, पत्थरों का कारोबार, टाइल्स मार्बल का कारोबार, हार्डवेयर से संबंधित दुल्हा दुल्हन और विवाह आदि में जितने भी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है आप उसकी दुकान खोल सकते हो। कपड़ों का, टेक्सटाइल का बिजनेस, आप बोल दिया वही कपड़े होते हैं। सूर्य और गुरु का प्रभाव है, व्यक्ति शिक्षक भी बनना चाहे तो बन सकता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती, इतने सारे क्षेत्र मैंने खोल दिए। बुध और राहु बढ़िया बैठे हैं। दशमांश कुंडली में दशम स्थान का अधिपति भाग्य में जा रहा है और लग्न का अधिपति दशम में। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। आपका कर्म कभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि यहां भी दशम स्थान का अधिपति त्रिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग और धर्म कर्माधिपति योग लगा करके स्वयं जहां गुरु की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के दशम स्थान में हो रहा है, उस भाव के अधिपति पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह अनुकूलता को छोड़ करके प्रतिकूलता की बात नहीं है। हालांकि ये कुंडली प्रथम दृष्टया थोड़ी कमजोर जरूर है, क्योंकि केंद्र खाली होना ठीक नहीं होता। अगर मैं चलित कुंडली की बात करता हूं तो एकमात्र ग्रह जो गुरु यहां देख रहे हैं आप 9 नंबर में, ये यहां आ जा रहे हैं। अब यहां पे गुरु का अगर प्रभाव होगा तो गौर करिए, यहां का अधिपति वस्तुतः छठे भाव में जा रहा है और नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 12 नंबर में बैठे हैं तो इसके आगे कौन सी राशि बनी? नीच की राशि बनी। अब यहां पे शनि व्यक्ति को सुख में दूरी भी देंगे और कई बार व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को रोगी बनाएं, पर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ भी अगर जाना चाहे तो जा सकता है। यहां से सरकारी क्षेत्रों में लाभ और पैतृक संपत्ति का योग भी मिल रहा है, क्योंकि शुक्र यहां बैठे हैं, वो देंगे ही देंगे। अलग बात है कि व्यक्ति के पास पैसे टिकेंगे नहीं, ये कमजोरी, और पैसे हमेशा बचा करके रखने की आवश्यकता होगी। गुरु नीच के हैं, इस वजह से कभी कभी सांसारिक सुखों में कभी कमजोरी भी होगी, और खुद के बल पे अगर इकट्ठा करने का काम हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि गुरु अगर वहां से उठ करके यहां आ जाएंगे, पर वस्तुतः वो जो चरण के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं वो आगे बता दूंगा। पर चलित कुंडली में खाली एकमात्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बदल रहे हैं, जो नीच के हो रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि प्रभाव के आधार पर गुरु को अगर मैं नीच का देखूंगा तो निसंदेह वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, और यहाँ वो मकर राशि के आ रहे हैं, जिसका अधिपति खुद रोग में जा करके अपने आप को फंसा रहा है। लेकिन छठे भाव में बैठे शनि फिर भी व्यक्ति को आलस्य तो देंगे, पर फिर भी व्यक्ति अपने काम के लिए आलस्य करेगा, किसी दूसरे के काम के लिए कभी भी आलस्य नहीं करेगा। ये एक बड़ी बात है। हाँ, अपने काम में खूब सुस्ती करे, दूसरों के काम के लिए तुरंत तत्पर हो जाए। मंगल देख रहा है ना, तो ये बात होती है। और उसके बाद गुरु का यहाँ प्रभाव, थोड़ा पेट का रोग हो जाए, माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे दे, ये सब बातें दिखती हैं। मैंने एक बात कही थी कि इनकी कुंडली में तत्वतः अगर मैं देख रहा हूं तो सारे के सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा अग्नि तत्व के ग्रह ज्यादा एक्टिव हैं। व्यक्ति गर्म ज्यादा है। तुला का है राहु मंगल के साथ, राहु का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव पे और 7वीं दृष्टि शनि पे, तो रोग व्याधि हालांकि वो कई बार नहीं होता है। खाली छठे भाव में शनि और रोग देख लेंगे, शनि और राहु देख लेंगे तो ऐसा नहीं कि वो रोग ही देंगे, वस्तुतः वो मंगल के साथ है। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, और कई बार उसको जो नहीं करना चाहिए वो उसको भी कर लेता है। बैलेंस बनाना यहां कठिन होता है, निर्णय लेने के समय पे, दो लोगों के बीच में चुनने के समय पे, और कई बार जब व्यक्ति बाहर जाता है कई लोगों के साथ तो वहां पे उसको वो समझ में नहीं आता है। ये बात कई बार उसको वो खलल करती है कि वो किसके साथ कहां से बात करना शुरू करे और अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करे ताकि उसकी बात आसानी से समझी जाए। राहु और शनि का प्रभाव ये भी है। जन्म कुंडली में आयु बहुत अच्छी है और व्यक्ति के पास प्रभाव भी बहुत अच्छा है। शुक्र और शनि का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव से बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति के पास आयु संपूर्ण है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी ना, यहां शुक्र इस राशि का अधिपति देख रहा है, तो ये बात है। और मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में लग्नेश से तृतीयस्थ होकर के बैठे हैं, तृतीय एकादश में राहु के साथ। अब होगा क्या कि मंगल और शुक्र का कोई विशेष संबंध तो बन नहीं रहा, पर चंद्रमा और मंगल का विशेष संबंध है। इस वजह से व्यक्ति के पास भौतिकीय सुख सुविधाओं में देर से ही सही, क्योंकि गुरु यहां नीच के हो रहे हैं चलित कुंडली में, पर मिलेगा जरूर, ये बात है। अब दशाओं पे बर चर्चा कर लेता हूं। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, डिग्री के हिसाब से शनि 7 डिग्री के,
वृद्ध हो जाएंगे क्योंकि ये सम संख्या की राशि है। राहु जन्म कुंडली में 6 नंबर की राशि में और उनकी डिग्री जो है वो 9 डिग्री की है, तो वो भी वृद्ध हो जाएंगे। केतु जन्म कुंडली में 9 डिग्री, अब वो भी 9 डिग्री के, तो वो भी वृद्ध हो जाएंगे। तो शनि राहु केतु वृद्ध, पर ये इतने तो वृद्ध नहीं होंगे कि आपको प्रभावित ना करें, आपको प्रभावित भी करेंगे। हो सकता है वो थोड़े से आपको अनुभव कमजोर दे दें, अनुभव है पर वो उस टाइम पे काम ना आए, चीजें काम पे भूल जाती हैं, वक्त पड़ता है तो कई बार चीजें और व्यक्ति का अनुभव गर्त में चला जाता है और बाद में वो चीजें याद आती हैं। और केतु सर्वाधिक अनुभवी प्लैनेट कहा जाता है, वो बूढ़ा है, उसके पास ज्ञान है और वो मुमुक्षु है, वो चाहता है कि उसकी मोक्ष हो जाए। पर कई बार वो शनि जैसे वृद्ध ग्रह के कारण और अपने आप को भी वृद्ध करने के कारण उसका प्रभाव कमजोर सा हो जाता है और वो प्रायः कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है। अगर वो जवान होता तो शायद आपको कोई रास्ता दिखा देता, किस पे, कैरियर पे, किस पे, आपके पराक्रम पे कि कहाँ लगाना है, किस पे, तो धन पे कि कहाँ लगाना है, पर वो हो नहीं रहा। बड़ी तार्किक बात है। उसके बाद मैंने कही बात, तो सूर्य और चंद्रमा पे बात करते हैं। तो सूर्य 10 डिग्री के हो गए और वो बैठे हैं मूल नक्षत्र में। अब जरा गौर करिएगा तो आपकी कुंडली के लिए सूर्य पापी भाव का अधिपति होता है, ये एकादशवां भाव पापी है और धर्म लाभ का अधिपति होकर के पराक्रम में अपने भाव से पंचमस्थ होकर के गुरु लाभ को देख रहे हैं, लाभेश के साथ बैठे हैं। लाभ का कारक भी और लाभ का अधिपति भी दोनों अपने भाव से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं। ये अद्भुत बात होगी। व्यक्ति अगर चाहे तो शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में भी लाभ ले सकता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं, कमजोर नहीं है। और कुंडली अगर सूर्य चंद्रमा के हिसाब से अनुकूल हो रही है तो कुंडली चाहे थोड़ी कमजोर भी होती है पर वो संवर जाती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं होती है। आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो होरा कुंडली की अगर चर्चा करता हूं तो शुक्र और सूर्य को छोड़ करके बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उन सबकी दशाएं सामान्य जाएंगी। और ये दोनों ग्रह की दशा जो है, सूर्य और शुक्र की दशाएं, आपके जीवन में थोड़े बहुत रश के साथ, थोड़े बहुत मेहनत कराने के लिए और माइलस्टोन साबित होने वाली होंगी। आपकी कुंडली में अगर ग्रह दशा के आधार पर अगर मैं चर्चा कर लूं तो वैसे भी आपकी कुंडली में अगर डिग्री के आधार पर जो चीजें देख रहा हूं उसके आधार पर सूर्य चंद्रमा की दशा अच्छी, मंगल की दशा भी सामान्यतया 50% तक का परिणाम सूर्य चंद्रमा और मंगल देंगे। पर मंगल मार्केश हैं, मारक है, वो कमजोर हो रहा है क्योंकि सप्तम और द्वितीय का अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं राहु के साथ और शनि से दृष्ट भी हैं इस वजह से। और जन्म कुंडली में बुध थोड़ा शत्रुवत है, इस वजह से टाइम पे चीजें मेमोराइज नहीं होती हैं। व्यक्ति को बार बार पढ़ना चाहिए किसी भी चीज को और कंसंट्रेशन लेवल पे थोड़ी सी कमजोरी भी है। हालांकि बुध और चंद्रमा गुरु और सूर्य के साथ है, वो प्रखर बुद्धि का है, उसमें कमजोरी नहीं है, चीजें याद हो जाती हैं पर कई बार काम पे भूल जाए बात। गुरु बढ़िया है, वो बढ़िया परिणाम करेंगे। शुक्र और शनि बहुत बढ़िया बैठे हैं, ये दोनों भी अच्छे परिणाम करेंगे। शनि वृद्ध है, इस वजह से थोड़े अनुभवी कम है। अब क्या बताऊं, बता दिया। दाम्पत्य आपका ठीक है, यहां राहु बैठा है, कुंडली मिला लेना, बस इतनी सी बात है। यहां मीन का अधिपति सुख में गया है, केंद्र में 2 शुभ ग्रह लग्न में बैठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहां पे थोड़ी सी कमजोरी होने के कारण व्यक्ति को कई बार कुछ भी नहीं मिलता है, एक समय पे जाएगा तो लगेगा कि कुछ भी मेरे पास नहीं है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको अपने पास बैलेंस और अपने पराक्रम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस कुंडली में पूजा अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा भगवान गणेश की पूजा करिए ताकि व्यवधान ना आए। ये केंद्र खाली है, व्यवधान से युक्त है, इसलिए मैं डरा नहीं रहा, पर गणेश जी की पूजा अवश्यम भावी है और जरूरी है। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा, जो साक्षात आपके लिए आपके मन पे कंट्रोल कर रहा है, वो आत्मा है जो मन को देख रही है। ऐसी स्थिति कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा और आज के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना कोई सवाल जरूर लिख लीजिएगा ताकि मैं उस पर और भी विधिवत चर्चा कर सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।